राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। तश एक्सप्रेशनलेस भाव से मनीषा को देख रहा था, जो बेयकीनी में उसे देख रही थी। मनीषा कुछ कहने वाली थी कि तंश उन्हें बीच में ही रोकते हुए कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देता है। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। सी सॉरी राइट नाउ। मनीषा जो बर्दाश्त ना करते हुए बोली, तंश तुमने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। ये एक नौकरानी के लिए। तंश बार बार अमायरा के लिए नौकरानी शब्द सुनकर दांत पीसने लगता है और उसने लाल आंखों से मनीषा को घूरते हुए दमदार आवाज में कहा, शी इज़ माई वाइफी नॉट मेड। मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी और श्रद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वे नौकरी समझ रही हैं, असल में वो तंश की बीवी थी। श्रद्धा की पकड़ उसके ड्रेस पर कसने लगी। वो तंश के पीछे खड़ी उसे छोटी और दुबली पतली लड़की को देखने लगी, जो नाजुक सी लग रही थी। फिर वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाई कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो तंश इसके लिए अपनी उस बुआ से लड़ रहा है, जिसे आज तक उसने गुस्सा से देखा भी नहीं था। मनीषा कोल्ड नजर से तंश को घूरते हुए बोली, तंश तुमने एक छोटी लड़की की शादी की है जो तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती। देखो, इसे ऐसा लग रहा है इसमें इसे शादी का मतलब भी नहीं पता होगा। और मैंने सुना है ये गांव में रहती है। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा अनकल्चर्ड होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। यहाँ की लड़कियाँ हमेशा लड़कों के साथ घुमा करती हैं। पता नहीं इसने कितने लड़कों के साथ क्या किया होगा। इसे तो पता भी नहीं होगा कि बड़े खानदान में लोग रहते कैसे हैं। ना खाने का तरीका, ना उसमें उठने बैठने का तरीका, ना बोलने का तरीका इसमें होता है। अभी मैंने इसकी तमीज़ देख ली। इसे खुद तो कुछ आता नहीं है और इस्माइली को भी बिगाड़ रही है। देखो तुम्हारे घर में इसने कितना गंद बना रखा है। तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अलग हो। मनीषा तंश को ब्रेन वॉश करने के लिए कोशिश कर रही थी। तंश अपनी गर्दन में हाथ फेरता है। उसके अंदर बैठा शैतान धीरे धीरे बाहर आ रहा था। वे आखिरी बार अपनी पेशेंस बनाए रखते हुए कहता है, आप जिसके बारे में बात करी हैं वह मिसेस अमायरा रायचंद तंश वर्धन चंदर है। इसलिए सोच समझ कर बात करिए, क्योंकि ये सहन नहीं करूँगा अदरवाइज। मनीषा अपनी आंखें छोटी करके बोली, अदरवाइज क्या? क्या करोगे तुम? तंश मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अमायरा ये सुनकर शौक होने का नाटक करने लगी। क्या मिस्टर लाइफलाइन ये तुम्हारी बुआ है? मुझे नहीं पता था। आप प्लीज़ मेरे कारण इसे मत लड़ो। आखिरकार ये हमारी फैमिली है, ये हमसे बड़ी हैं। हाँ, वो बात अलग है कि तुमने आने से पहले इन्होंने मुझे और स्माइली को नाजायज़ कहा था और गंदा खून कहा था, पर हम फैमिली को तो माफ़ कर ही सकते हैं। श्रद्धा हैरानी से बोली, क्या तुम मासूम बनकर तंश को भड़का रही हो? स्माइली मुंह बनाते हुए बोली, मेरी कूल मम्मा मासूम ही है, पर आपने उन्हें परेशान करके लुलाया था। स्माइली अमायरा की फ्रॉक को वापस से पकड़कर खड़ी हो गई। तंश चुपचाप खड़ा था। अमायरा की बात सुनकर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मनीषा थोड़ी कॉन्फिडेंट थी। वो मन में बोली, तंश मेरे हाथों की कठपुतली है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, पर मुझे कैसे भी करके इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा। इसके लिए मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि एक गांव की लड़की में इतनी ताकत नहीं हो सकती। ज़रूर ये कुछ छुपा रही है या फिर तंश का फ़ायदा उठा रही है। मुझे आज ही सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब वो यह सोच ही रही थी और मुस्कुरा रही थी, तभी तंश पलटकर अमायरा को देखता है। तंश की आंखों में कठोर थी और उसमें आग दिख रही थी। अमायरा उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है। उसे पता था तंश बुआ जी के कितने करीब है। वह खुद को यह सोचते से रोक नहीं पाई कि क्या तंश बुआ जी का साथ देता है। इस सोचने ही उसे अंदर से थोड़ा बुरा लगा। उसने उदास होकर मन में कहा, शायद मुझे तंश का विश्वास जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। वो तंश से अपनी नज़रें फेरने लगी। तभी तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, से सॉरी। अमायरा हैरान थी। मनीषा श्रद्धा खुश हो गई। श्रद्धा मुंह बनाकर बोली, तुमने मनीषा आंटी के साथ बदतमीजी की है। आप जल्दी से माफ़ी मांगो। तुमने सुना नहीं तंश ने क्या कहा?
अमायरा का दिल धड़कने लगा, पर उसके चेहरे के भाव भी कठोर थे। उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। यह सुन गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि तंश गर्दन टेढ़ी करके श्रद्धा से बोला, मैंने उसे नहीं, तुम्हें कहा है। श्रद्धा और मनीषा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह गायब हो गई। मनीषा नफरत से बोली, तंश तुम हमसे माफ़ी मंगवाओगे? मैं तुम्हारी बुआ हूँ। तंश के होठों पर सरकास्टिक मुस्कान आ गई। वो आराम से बोला, गलती गलती होती है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी वाइफी की बेइज्जती मेरे सामने करें और मैं खड़ा होकर देखता रहूँ। सालों पहले आपने कहा था हस्बैंड वह होता है जो अपनी वाइफ की जिम्मेदारी ले और उसे प्रोटेक्ट करे, तो मैं वही कर रहा हूँ। आप दोनों मेरी वाइफी से और स्माइली से माफ़ी मांगिए। मैं बात को यहीं छोड़ दूंगा, वरना मुझे नहीं पता क्या होगा। तंश जितना मुस्कुरा रहा था उससे ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। वहाँ का तापमान गिरने लगा। 5 मिनट के हो गए, पर माफ़ी किसी ने भी नहीं मांगी। तंश अपना पेशेंस खोते हुए सिगरेट निकालकर अपने होठों पे बीच रख लेता है और लाइटर से जलाकर एक लंबा कश लेता है और फिर अपना फ़ोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करने लगता है। मनीषा के दिल में डर ने घर कर लिया था। वो श्रद्धा का हाथ पकड़ लेती है। श्रद्धा उन्हें परेशान और डरा देखकर बेचैन हो गई। कुछ ही देर में मनीषा के पास एक कॉल आता है। मनीषा कॉल आईडी पर नाम देखकर तंश को देखती है और फिर कॉल उठा लेती है। कुछ ही देर बात करने के बाद कॉल रखते हुए गुस्से में बोली, तंश क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने कमांडर चीफ से मेरा ट्रांसफ़र करने का रिक्वेस्ट किया है? क्या तुम पागल हो गए हो? वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवर भी नहीं रहता है और मैं अभी अभी एक लंबे मिशन से वापस आई हूँ। तुम मेरी छुट्टी भी कैंसिल करवा रहे हो। तुम यह सब सिर्फ इस लड़की के लिए कर रहे हो। मनीषा बहुत नाखुश थी। तंश ने होठों पर अभी भी एक सिगरेट थी। वह ऐसे मुस्कुराए जैसे उसे कोई साइको किलर हो। उसने भरी आवाज़ में कहा, अगर आप चाहती हैं ऐसा ना हो तो अभी माफ़ी मांगिए। मनीषा हार नहीं मानती है और वह मुंह फेरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगी मैं। तंशवी अमायरा के जवाब देता है, तो फिर अपनी पैकिंग करिए। उस जगह पर जाने के लिए आपको कल ही रिपोर्ट करना होगा। मनीषा का खून मानो जम चुका था। उसे उस जगह पर जाने में दिक्कत नहीं थी, पर तंश यह किसी लड़की के लिए कहा था, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। वो अमायरा को अब जीने नहीं देगी, ये सोचकर उन्हें शांति मिली। साथ में अमायरा को अब जीने नहीं देगी, ये सोचकर उन्हें शांति मिली। साथ में उन्हें सोच लिया था कि वो तंश को भी नहीं छोड़ेगी। स्माइली तंश को पीछे से मुड़ी निकाल कर बोली, हिटलर दादी चोली बोलिए। श्रद्धा कुछ कहने वाली थी, मगर मनीषा उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है और धीरे से श्रद्धा से कहती है, अभी कुछ भी बोलने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर तंश ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर देगा, फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसलिए दिमाग से काम लो। मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है ताकि मैं इस लड़की को सबक सिखा सकूँ। इसलिए आज हमें हार माननी होगी और माफ़ी मांगो। श्रद्धा दांत पीस लेती है। वह नफरत से अमायरा को और स्माइली को देखती है, मगर तंश की नज़रों में अच्छा बनने के नाटक करते हुए वो मुस्कुराहट के साथ एक कदम आगे आती है और स्माइली से बोली, सॉरी, तुम तो छोटी सी बच्ची हो, हमें ऐसे तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए। फिर वह अमायरा को देखती है, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरानी समझ लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने तंश से कहा, तंश मैं माफ़ी। तभी अमायरा बीच में बोली, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दिल से माफ़ी नहीं मांग रही हो और तुम मेरे हस्बैंड को नाम से क्यों बुला रही हो? मुझे नहीं लगता तुम उनके इतने करीब हो। श्रद्धा का मन हुआ कि वह अमायरा का सर फोड़ दे। मनीषा मुस्कुराते हुए तंश से बोली, देखो श्रद्धा ने माफ़ी भी मांग लिया है, अब उसे माफ़ कर दो। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, और वो शहर में नई है तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे शहर को घुमाना चाहिए। तंश डेविल स्माइल करके बोला, मेरे पास फालतू का समय नहीं है, और भी काफ़ी काम है। मनीषा ने सोचा वह तंश का ध्यान भटका देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो हार मानते हुए
अमायरा के सामने जाकर बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर बोली, मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आई थी, पर तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम कौन हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आखिरकार मैं तुम्हारी बुआ हूँ और फ्यूचर में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, इसलिए हमें आपस में कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तंश तो मेरा खास है, तो मैं उसकी बीवी से कैसी दुश्मनी रख सकती। अभी अभी मैंने जो भी कहा है उसे भूल जाओ। वो अमायरा को देखकर ऐसी मुस्कुराई और बोली जैसे उन्हें बहुत गिल्ट हो। अमायरा ने तंश को देखा और उसने मन में कहा, अगर मैंने अभी ज़्यादा कुछ कहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे धीरे धीरे ने तंश से दूर करना होगा। यह सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोली, गलती तो मेरी भी है। वह क्या है ना, मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं, इसलिए आपसे बदतमीज़ी की, पर अब तो मैं आपको जानती हूँ। मुझे यकीन है फ्यूचर में आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी कर पाऊंगी। अमायरा मनीषा के गले लग गई और उसे बातों का एक अलग ही मतलब था। ऐसे लग रहा था हमारा बुआ पाकर बहुत खुश थी। हमारा धीरे से मनीषा के कंधे को दबाते हुए कान में बोली, मुझे अच्छे से पता है आप ड्रामा कर रही हैं, पर क्या है ना, आपने जहाँ से ड्रामा करना सीखा है ना, वहाँ से प्रिंसिपल भी मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आपने फ्यूचर में स्माइली की तरफ देखा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यारी बुआ, आपको तो मैं तंश की ज़िंदगी से एक दूध की पड़ी मक्खी की तरह से निकालूंगी, वह भी प्यार से, ताकि आपको दर्द ना हो और बल्कि बहुत दर्द हो। हमारा मुस्कुराते हुए उसके अलग हो गई। मनीषा वहाँ रुकने के फिराक में थी। वो तंश को कुछ कहती तभी तंश गार्ड्स को देखते हुए बोले, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ और याद रहे दोबारा यहाँ कोई भी नहीं आना चाहिए। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। ये आखिरी वार्निंग है, अगर कोई भी बिना मेरी परमिशन के यहाँ आए तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। मनीषा को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। गार्ड्स उन्हें और श्रद्धा को जबरदस्ती ले जाकर विला के बाहर छोड़ देते हैं। अमायरा और स्माइली के आंसू भी गायब हो चुके थे। दोनों अब खुश थीं। मनीषा विला के बाहर खड़े होकर नफरत से बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लगता है वह लड़की कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे करीब आ गई है। सालों पहले मैंने कसम खाई थी कि जो भी तुम्हारी खुशी की वजह बनेगा, मैं उन सबको तुमसे छीन लूँगी। पहले तुम्हारे पिता को तुमसे अलग किया, तुम्हारे मन में उसके खिलाफ नफरत डाला, और अब तुम्हारी बीवी की बारी है। वह मुस्कुराई। श्रद्धा पता नहीं क्या सोच रही थी। वह अपने मन में अपना अलग ही प्लान बना रही थी। फिर दोनों वहाँ से चली गई। विला के अंदर तंश अपने सिगरेट की हथेली में मसलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज उसने उस इंसान से ऊंची आवाज़ में बात की थी जिसकी वो सारी बात मानता था। उसे थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ, और ये गिल्ट ज़्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि वो अमायरा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। फिर वह अमायरा को देखता है जो स्माइली को गोद में लेकर उसे ही देख रही थी। तंश आसपास पड़े कूड़े को देखकर इरिटेट हो चुका था। उसने दोनों को ऑर्डर किया, 5 मिनट के अंदर मुझे सब कुछ साफ चाहिए, वरना तुम दोनों को। उसने इतना कहा ही था कि अमायरा नाराज़गी से बोली, वह लड़की तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। जब रेस्टोरेंट में तुमने उसे पकड़ा था तब उसने कहा था तुमने कि तुम उसे नहीं जानते हो। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो वो यहाँ कैसे आई? वैसे वह कैसे तुम्हें तंश तंश कह रही थी? तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना जब वह तुम्हारा नाम ले रही थी। तंश हैरान था, क्योंकि गुस्सा उसे होने चाहिए था। हमारे ने पूरे घर को गंदा कर रखा था। वह उसे घूरते हुए बोला, वाइफी, तुमने और स्माइली ने यहाँ कितना गंद मचा रखा है। बहुत ही ज़्यादा गंदा किया हुआ है। मुझे गंदगी पसंद नहीं, अभी और इसी वक्त से साफ करो। अमायरा फिर से बीच में बोली, मेरी बात को मत काटो। वह लड़की तुमसे उसे क्यों कुछ नहीं कहा और ऐसे ही छोड़ दिया? उसने तो दिल से माफ़ी भी नहीं मांगी। तुम्हें दोबारा माफ़ी मांगने के लिए कहना चाहिए था। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ और संभालो उस लड़की को। बाहर जाकर देखो कहीं वो अपनी एक मंजिला सैंडल के कारण गिर तो नहीं गई। जाकर उसे गिरने से बचाओ, पर मुझसे बात मत करो। वह स्माइली को गोद में लिए वहाँ से चली गई। तंश हैरानी से अपनी जगह से खड़ा था, क्योंकि गुस्सा उसे होना चाहिए था, मगर अमायरा गुस्सा कर रही थी।
फिर वो हॉल में पड़े सामान को देखकर आँख बबूला हो गया। अब समझ गया आया ये गुस्सा क्यों था। वह गुस्सा में कहते हुए सर्वेंट को आवाज़ लगाता है, मगर तभी उसे ध्यान आया कि उसने ही सर्वेंट को निकाल दिया था। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए सफाई करने लगा। वहीं रूम में पहुंचते ही अमायरा और स्माइली राहत की सांस लेती हैं। अमायरा उसे बेड पर खड़ा करती है तो स्माइली बाहर की तरफ देखते बोली, कूल मम्मा, हम छई छमे पल भाग आए, वरना डैडी हमसे छपाई करवाते। अमायरा अपने सीने पर हाथ रख लेती है। दोनों बहुत खुश थी कि उन्हें अब सफाई नहीं करनी पड़ी। दोनों डांस करते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंच गई। अचानक अमायरा के हाथ में कुछ लगकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। दोनों चौंक कर उस तरफ देखती हैं। स्माइली शौक होकर मुंह पर हाथ रखकर बोली, ओ गॉड, डैडी नंबर 4 बहुत गुस्सा करेंगे। ये तो उनकी फेवरेट है जिसे वह बाकी डैडी को भी नहीं छूने देते। अमायरा भी शौक थी, वह भी घबराई। उसे याद आता है कि एक दिन तंश ने बताया था ये उसे मिसेस जिंदल ने दिया था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था, पर वह चीज़ टूट गई थी। अमायरा डरते बोली, अब क्या करें। स्माइली जल्दी से जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। उसने अमायरा से कहा, मम्मा, लाश को ठिकाने लगाते हैं, इसे पहले दे दिया है। तभी उन दोनों के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों घबराते हुए जल्दी से उस चीज़ को उठाकर अपने पीछे छुपा लेते हैं। तभी दरवाज़ा खुला और तंश अंदर आया, जिसके हाथ गंदे थे। शायद उसने हॉल की सफाई कर दिया था। अमायरा और स्माइली अचानक मुस्कुराने लगे। तंश को कुछ अजीब सा लगा। वो उन दोनों को शक भरी नज़रों से देखता है, मगर फिर वॉशरूम में चला जाता है। अमायरा और स्माइली जल्दी से भागते हुए नीचे गई और उन्होंने देखा पूरा घर साफ है। फिर वहाँ दोनों गार्ड्स के काफ़ी देर तक थी। फिर वह दोनों गार्ड्स गार्डन में काफ़ी देर तक थी। स्माइली खुश होकर बोली, लाज को ठिकाने लगा दिया। अमायरा को खुश होकर बोली, अब यहाँ पर कोई ढूंढेगा नहीं, क्योंकि हमने उसे अच्छे से ज़मीन में काट दिया है। अब इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। दोनों ही थोड़ी घबराई थी, फिर रूम में आ जाती हैं। तंश उसी वक्त वॉशरूम से निकला। उसने देखा अमायरा और स्माइली के शरीर पर मिट्टी लगी है और दोनों उसे देखकर घबरा रही हैं। तंश आर्मी में था, उसके सेंस शार्प और तेज थे। वो घूरते हुए पूछता है, क्या किया तुम दोनों ने। अमायरा और स्माइली दांत दिखाने लगी। तंश पूरा टाइम अमायरा और स्माइली को नोटिस करता है। दोनों अजीब बिहेव कर रही थी और जब भी दोनों उसे देखती तो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती। तंश को पूरा यकीन हो गया था कि इन दोनों ने कुछ ना कुछ उसके सामान के साथ छेड़खानी की है। फिर तंश अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वह काफ़ी देर तक वहाँ काम करता है। उसके साथ विश्वास भी था। दोनों काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। तंश की उंगलियाँ तेज़ी से लैपटॉप पर कीबोर्ड पर चल रही थी। उसकी लंदन में एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग थी। वह पहले मीटिंग अटेंड करता है और पर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता। उसके बाद एक फ़ाइल उठाकर पढ़ने लगता है। वह पढ़ ही रहा था कि अचानक विश्वास को कुछ सोचते हुए बोला, टीजे, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा। तंश अभी भी फाइल में पढ़ रहा था। वह बस अपना एक आईब्रो ऊपर करके देखता है। विश्वास याद करता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। फिर वह हिचकिचाते बोला, टीजे, भाभी जी और स्माइली अजीब बर्ताव कर रही हैं, आपको कुछ अजीब नहीं लगा। तंश की शांत आंखें विश्वास की बात सुनकर ठहर सी जाती हैं, पर वह कुछ बोलता नहीं। वह चुपचाप अपनी फाइल को पढ़ता रहता है। विश्वास इंतज़ार कर रहा था कि तंश कुछ बोलेगा, पर तब तंश कुछ नहीं बोलता तो वह मुँह बनाकर मन में ही बोलता है, क्या मैं खुद से पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ। खैर, मुझे क्या, उसकी बीवी कुछ किया होगा तो प्रेसिडेंट का ही नुकसान है। इतना कहकर वह अपने गले को साफ करते हुए टाइम देखता है। फिर ठंडी सांस लेकर बोला, प्रेसिडेंट, 11 बज चुके हैं, क्या मैं जा सकता हूँ। तंश अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो सच में 11 बज चुके थे। वह एक्सप्रेशनलेस भाव से खड़ा होकर अपने चेहरे से मास्क निकालते हुए गहरी आवाज़ में बोला, रात काफ़ी हो गई है, यहीं रुक जाओ। तंश चला गया। विश्वास भी मुंह बनाते हुए अपना सामान समेट लेता है और कभी कभी तंश के घर पर ही रुक जाता था, इसलिए उसका रूम हमेशा रेडी रहता था।
सब सामान रखने के बाद वह भी स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में आ जाता है। तंश जैसे ही रूम में पहुंचता है, उसने देखा अमायरा और स्माइली बेड पर लेटी हैं। स्माइली ने अमायरा को गले लगाया था और अमायरा उसे स्टोरी बुक से पढ़कर स्टोरी सुना रही थी। तंश के रूम में आते ही अमायरा उसकी तरफ देखती है और मगर उसे पे नज़र फेर लेती है। तंश वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह एक ट्राउज़र में वापस आया। वह शर्टलेस था। वह अपने बालों को हाथ फेरते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगा। तभी अमायरा और स्माइली पूरे बेड पर पिलो रख देती हैं और पूरी जगह को घेर कर लेट जाती हैं। तंश दोनों की हरकतें देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और वह कुछ कहता है उससे पहले ही अमायरा और स्माइली अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अमायरा ने आगे बढ़कर लाइट भी बंद कर दी थी। तंश अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने आंखें छोटी की हो गई थी। वह अंधेरे में भी काफ़ी अच्छे से देख पा रहा था। तंश आगे बढ़ के पिल्लों को उठाने की कोशिश करता है, मगर उसे एक तेज़ झटका लगता है। उसे समझ नहीं आया। एक बार फिर से बेड को छूने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसे ज़्यादा तेज़ झटका लगा और वह 2 कदम पीछे हो गया। तंश जल्दी से लाइट ऑन करता है और आसपास बैठ के कुछ देखने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास दिखता है, जिसे देखकर उसकी आईब्रो ऊपर हो जाती हैं। बेड पर एक गैजेट लगा हुआ था और यह कोई आम गैजेट नहीं था। यह एक ऐसा गैजेट था जिसमें से करंट निकलता है। पिछली बार ही अमायरा जब गुस्से में थी तो उसने ऐसे ही बेड पर गैजेट लगाया था। तब तंश चाहकर भी ना बेड को छू पाया था और ना अमायरा को गले लगाकर सो पाया था। तंश गुस्से में उस गैजेट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से करंट लगता है। तो गुस्से में दांत पीसते हुए अमायरा को देखते गुस्से में बोला, वाइफी, यह तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जस्ट वेट एंड वॉच। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ गया और गुस्से से अमायरा को देखने लगा। वह उस वक्त तक शैतान की तरह लग रहा था। वो एक ऐसा घायल शेर की तरह लग रहा था जिसके सामने उसका शिकार था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह बैठ के हाथ लगाता तो उसे फिर से करंट लगता और गैजेट को अमायरा या स्माइली के सिवा कोई और निकाल भी नहीं सकता था। अमायरा और स्माइली ने पूरा दिन मस्ती की थी, इसलिए दोनों गहरी नींद में सो चुकी थी। मगर तंश अभी सिगरेट निकाल कर उसे जला देता है और वह धीरे धीरे सिगरेट की कश लेते हुए उन दोनों को देख रहा था, मगर वह पूरी रात नहीं सोया था। अगले दिन सुबह के 7 बज रहे थे। अलार्म की आवाज़ से अमायरा की नींद खुली। अमायरा ने आलस आ रही थी, मगर जब वह टाइम देखती है तो मन ही मन मारकर उठ जाती है। मन मारकर उसने देखा स्माइली उसके गले लगकर सो रही है। वह बहुत क्यूट लग रही थी। वह स्माइली के माथे पर किस करते हुए उसे उठाते हुए बोली, बेबी उठो, वरना लेट हो जाओगे। हमें दोनों को तैयार होना है। उन्हें इलेक्ट्रिक गैजेट से उसे बंद करके रख दिया। स्माइली भी आंखें मसलते हुए उठ बैठ गई। वह अमायरा की कमर को पकड़कर आलस भरी आवाज़ में बोली, मम्मा थोड़ी देर और छूना है। अमायरा उसके चेहरे की घड़ी की तरफ करके बोली, देखो किंडरगार्टन के लिए लेट हो जाओगे और आज मुझे भी कॉलेज जाना है, कल से टेस्ट है। स्माइली को गोद में उठाकर अमायरा वॉशरूम में चली गई। अमायरा ने स्माइली को नहलाया, फिर खुद को नहलाकर उसे गोद में लेकर बाहर आ गई। दोनों ने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था और दोनों जैसे रूम में आती हैं उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। बेड पर दोनों के कपड़े रखे थे। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, फिर मुंह बनाते हुए चेंजिंग रूम में चली जाती हैं और दूसरे कपड़े पहन लेती हैं। अमायरा स्माइली के बालों को बनाते हुए फिर अपने बालों को बनाती है। दोनों मम्मा बेटी ही लग रही थी। दोनों मिरर में खुद को देखते हुए फ्लाइंग किस देती है और मुस्कुराते हुए नीचे जाने लगी। अमायरा ने रेड कलर की मिनी स्कर्ट और ब्लैक कलर का घुटनों तक का बूट पहना था। ऊपर उसने वाइट कलर का टॉप पहना था जिसके बीच में एक बैंड भी था। उसने अपने बालों को एक कोने से किया था। सेम ड्रेस स्माइली की ने भी पहनी थी। दोनों नीचे आकर देखती हैं तो तंश डाइनिंग टेबल पर पास था। वह ब्रेकफास्ट लगा रहा था। दोनों मुंह बनाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और अपनी प्लेट को अपने सामने रख लेती हैं। तंश जैसे उनकी प्लेट में सैंडविच रखता है, उससे पहले ही केवल अपने हाथ में एक पैकेट लेकर विला में अंदर आ जाता है। उसे देखते ही तंश की आंखें छोटी हो गई। केवल डाइनिंग टेबल पर इस पैकेट को रखता है। उसके पैकेट में ब्रेड और जैम निकाल कर अमायरा और स्माइली की प्लेट में रख देता है।
हमारा स्माइली मज़े से अपना ब्रेड खाती है। ब्रेड और स्माइली खाने के बाद जूस पीते हुए बोली, मम्मा, मामू ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। अमायरा भी टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछकर जवाब देती है, यस बेबी, और तुम्हें पता है तुम्हारे मामू कितने अच्छे हैं। अगर कोई उन्हें कुछ बोल दे तो वह उसे छोड़ते ही नहीं हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी, और वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उनसे बात करें। हाँ। दोनों की नज़रें एक पल के लिए तंश पर गई और फिर दोनों वहाँ से चली गई। तंश अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वहीं विश्वास ये सोचते से खुद को रोक नहीं पाया कि अमायरा के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वह तंश को इग्नोर कर सकती थी, और फिर भी तंश उसका कुछ नहीं कर सकता था। तंश गुस्से से एक प्लेट उठाता जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में बोला, डैम इट, कॉल ऑल ब्रदर्स। इतना कहते ही वह चला गया। कुछ देर बाद तनिष के स्टडी रूम में हर्ष, जय और तनिष बैठे थे। तनिष के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। सभी भाई पहले उसे देखते हैं। फिर तनिष उसके गले को खराश कर बोला, मुझ पर ध्यान मत दो, किस लिए बुलाया यह बताओ लिटिल ब्रदर। सभी तनिष को देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। विश्वास दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और वह भी आकर बैठ जाता है। तंश अपने माथे को रगड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके बंद कर लेता है और कुछ देर तक स्टडी रूम में शांति रहती है। अचानक तंश गहरी आवाज़ में बोला, मिस मनीषा आई थी और वह अपने साथ किसी लड़की को लेकर आई थी। हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, हमें भी ये पता है, आगे बताओ। तंश उसे घूरने लगा। जय बीच में बोला, लिटिल ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अमायरा को सब बता देना चाहिए। अगर तुम खुद उसे बताओगे तो वह समझ जाएगी। ऊपर से स्माइली से बहुत अटैच हो चुकी है। मुझे लगता है तुम्हें आज ही उसे सब बता देना चाहिए, वरना इन दोनों के बीच वह काली चुड़ैल गलतफहमी पैदा कर देगी। तनिष्क भी परेशान नजर आ रहा था। वह ठंडी सांस छोड़ते बोला, जय सही बोल रहा है, लेकिन अमायरा इतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से तुम्हारी शादी अमायरा से हुई है, मुझे नहीं लगता वह स्माइली को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगी। तंश उसके माथे को सहला रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह हर्ष की तरफ देखता है कि वह कुछ बोले। हर्ष आराम से बैठ गया, फिर डेविल स्माइल करके बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुमने अभी तक मनीषा को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, जिस कारण वह दोनों तुम्हें इग्नोर कर रही हैं। पर अगर तुम्हें मनीषा के खिलाफ कुछ किया तो वह अमायरा को सच बता देगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस ब्लैक स्नैक को स्माइली का सच पता चल गया। वह जरूर तुम्हें अमायरा से दूर करने के लिए बारे में सोच रही होगी। तुम्हें कैसे भी करके मनीषा के और करीब जाकर उस चीज़ को हासिल करना है। उसके बाद हम उसे ठिकाने लगा देंगे। उसने हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। उसने हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। हर्ष के चेहरे पर नफ़रत दिख रही थी। इनफैक्ट वह मौजूद हर किसी के चेहरे पर मनीषा के लिए नफ़रत दिख रही थी। तंश ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, यू आर राइट, मैं इतनी जल्दी वाइफी को कुछ नहीं बता सकता। मैं चाहता हूँ वह स्माइली के साथ थोड़ा और कंफर्टेबल फील करे, उसके बाद ही मैं उसे सब बताऊँगा अपने तरीके से। वो लोग आपस में कुछ और भी डिस्कस करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ मनीषा ने अपने सभी आदमियों को अमायरा के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेज दिया था, लेकिन उसे अमायरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, सिवाय इतना कि वह एक गांव में थी। मनीषा इस वक्त एक बार में बैठी थी और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। मनीषा जूस का एक घूंट भरते हुए बोली, तुम्हें उस लड़की के बारे में सब पता लगाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई आम लड़की है, इस पर हर वक्त नज़र रखो। वह आदमी टेबल पर रखी अमायरा की तस्वीर को देखता है। उसने तस्वीर को उठा लिया पर बोला कुछ नहीं। वह कोई और था जो उन दोनों पर नज़र रखा हुआ था। कुछ देर बाद मनीषा बार से बाहर आ गई। अचानक वह फिसलने लगी, मगर तभी किसी ने उसे मजबूत भाव में थाम लिया। मनीषा के हाथ उसके अपने आप उस इंसान के गले में चले गए। उसकी सांसें अटक गई थी।
वह जैसे थम सा गया था। मनीषा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे हैंडसम सा चेहरा नजर आया। वह केवल था। उसे देखते ही मनीषा की आंखों में अजीब सा कुछ नजर आया और वह नफरत से केवल को धक्का का देकर खुद से दूर कर देती है। उसने दांत पीसते कहा, हाउ डियर यू, तुमने मुझे टच कैसे किया? कहीं तुम मेरी पीछा तो नहीं कर रहे? हाँ, ब्लडी बास्टर्ड। केवल चुप था। वह मनीषा की आंखों में देख रहा था। अचानक ही मनीषा की कलाई को दबाते हुए उसे दूसरी तरफ लेकर जाता है। मनीषा खुद भी छुड़ाते पर वह छुड़ा नहीं पा रही थी। केवल उसे किनारे सुनसान जगह में ले जाकर उसे कमर से सटाते हुए गुस्से में बोला, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। तुम तो एक डिसेंट लड़की थी जो खुद को मतलब रखती थी खुद से। मनीषा के होठों पर मजाकिया मुस्कान आ गई। वह केवल को जोर से मुक्का मारकर खुद से दूर करते हुए बोली, पर मिला क्या मुझे इसमें? मैं अच्छी थी इसलिए लोग मेरा इस्तेमाल करते थे। तुमने भी किया और तुमने होने वाली बीवी का क्या नाम है? पिया। पिया ने भी किया। कुछ दिनों में तुम्हें उससे प्यार हो गया तभी तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। पर मैं बर्दाश्त करने वाली में से नहीं हूँ। अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी। जिसके कारण मुझे दुख झेलना पड़ा मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगी। और शुरुआत मैंने जिंदल खानदान से की है। और प्लीज़ अब मुझे ये ज्ञान मत देना क्योंकि मुझ जैसी सीधी सादी लड़की को विलन भी तुम लोगों ने बनाया है। इतना कहते ही वह नफरत से केवल को देखते हुए चली गई। वहीं केवल अपनी मुट्ठी बंद करते रह गया। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। कॉलेज में हमारा लेक्चर अटेंड करने के बाद बाहर जाने लगी। कॉलेज में उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। पर जब से उसे डांस कंपटीशन जीता सब उसे दीवाने हो गए थे। लेकिन आलिया की बेस्ट फ्रेंड अभी भी उसे परेशान करने के लिए बहाने ढूंढती थी। वह आलिया के बारे में पता कर रही थी कि वह आखिर है कहाँ। यही नहीं, जो लड़कियां यश के पीछे पागल थीं वो भी अमायरा को परेशान करने लगी क्योंकि उन्हें लग रहा था यश इसलिए कॉलेज नहीं आ रहा है क्योंकि अमायरा ने कुछ किया है। अमायरा उन फालतू लोगों को इग्नोर करके जैसे ही कॉलेज से बाहर आई वह हैरान रह गई। वह जल्दी से भागते हुए गई और पिया के हाथ से स्माइली को लेकर उसके गालों को छूते हुए टेंशन में से बोली, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? पिया बहुत मासूम लग रही थी। अमायरा उसे देखते हुए अपनी आईब्रो उठाकर सख्त आवाज़ में पूछती है, तुम स्माइली को कहाँ मिली? क्योंकि अगर इससे कुछ हुआ है तो किंडर गार्डन वाले सीधा मुझे कॉल करते। पिया मुस्कुराते बोले, स्माइली से मिलने गई थी किंडर गार्डन, तभी मुझे पता चला कि वह बीमार है। वह तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हें लेकर आ रही हूँ। हमारा पिया को देखती है। वह ज़्यादा पिया को नहीं जानती थी पर जब से केवल के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी उसने पिया के बारे में पता किया था। पिया थोड़ी अजीब लगी पर उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन स्माइली को लेकर वह किसी पर भरोसा नहीं करती थी। हमारा परेशान होकर स्माइली को लेकर घर पर सहलाती है। स्माइल इसमें ऐसे ही लिखा है, मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ। स्माइली उसके कंधे पर सिर रखकर लेटी थी। स्माइली दबी हुई आवाज़ में बोली, मम्मा स्माइली को कुछ हो रहा है। उसने जैसे ही कहा उसे वॉमिटिंग होने लगी। हमारा उसे डस्टबिन के पास ले जाती है। वॉमिटिंग के बाद स्माइली का चेहरा फीका पड़ गया। हमारा कार से बोतल लेकर स्माइली का मुंह धोती है और उसे गोद में ले लेती है। हमारा की गर्दन से स्माइली के मुंह छिपा लिया। वह सुस्त लग रही थी। हमारा को कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा स्माइली पिया ने सामने कंफर्टेबल नहीं है इसलिए हमारा श्रेष्ठ को मैसेज करती है। श्रेष्ठ कार लेकर आ जाता है। हमारा बिना पिया की तरफ देखे स्माइली को लेकर कार में बैठ जाती है। पिया बस उसे देखती रह गई फिर कुछ नहीं बोली। हमारा स्माइली के चेहरे को प्यार से देखते हुए पूछती है, अब बताओ क्या हुआ? क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया? स्माइली से नीचे करते हुए बोली, आपने कहा था ना कि जी के हाथ से कुछ नहीं खाना। पर स्माइली ने पिया आंटी को दिया लीची खाया। हमारा को याद आया पिया ने तो कुछ और ही कहा था। हमारा देखती है
स्माइली के चेहरे पे कुछ रैशेस हैं। श्रेष्ठ यह देखकर अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, पैंथर, लगता है तुम्हें तुम्हारी तरह इसे भी लीची से एलर्जी है। इसे भी वैसे ही रैशेस हो रहे हैं जैसे तुम्हें होते हैं। हमारा सच में घबरा गई। कुछ देर में श्रेष्ठ अस्पताल में सामने कार रोकता है। हमारा स्माइली को जल्दी से अंदर लेकर जाती है। हमारा रिसेप्शन के पास पहुंचती है। वह डॉक्टर को एलर्जी का इलाज करता था, इस वक्त किसी के मिलने को तैयार नहीं था। हमारा का बहुत गुस्सा आया। रिसेप्शनिस्ट भी उसे मिलने नहीं दे रही थी। हमारा गुस्सा नहीं हुई। वो रिसेप्शनिस्ट की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मिस, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मुझे मना कर रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तुम्हारी आंखें बिल्कुल परी जैसी हैं, खासकर तुम्हारे ये होंठ जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सके। मेरे साथ खड़ा ये लड़का तो तुम्हें देखकर पागल ही हो गया है, कसम से। रिसेप्शनिस्ट की किसी ने भी तारीफ नहीं की थी आज तक, इसलिए वह थोड़ी सी शर्मा गई। श्रेष्ठ हमारा को घूरने लगा। हमारा आगे फ्लर्ट करते हुए बोली, वैसे अगर मैं लड़का होती तो तुम पर ज़रूर ट्राई करती स्वीट हार्ट। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। तुम अगर मुझे उस डॉक्टर से मिलने देती हो तो यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता है। रिसेप्शनिस्ट श्रेष्ठ को देखकर मुस्कुराने लगती है और वो शर्माते हुए हमारा को डॉक्टर का कैबिन बता देती है। हमारा जल्दी से भागते हुए चली गई। बेचारा श्रेष्ठ फंस गया था। हमारा डॉक्टर के कैबिन में पहुंच जाती है। डॉक्टर थोड़ा नकचड़ा था, पर हमारा की फ्लर्टिंग स्किल से ज़्यादा नहीं। वो अब शर्माते हुए स्माइली का इलाज कर रहा था। कुछ देर बाद हमारा ने मुस्कुरा कर बोला, ये ठीक है, बस आगे से ध्यान रखिए इसे दोबारा ना हो मिस ब्यूटीफुल। तभी थोड़ा धड़ाम के साथ वार्ड का डोर ओपन हुआ और तंश अंदर आया। तंश को देखकर हमारा हैरान थी। तंश स्माइली के पास जाकर उसे देखता है, फिर गुस्से से हमारा से बोला, ये सब कैसे हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसके इस तरह चिल्लाने से हमारा चौंक गई। मनीषा वहाँ आ गई। तंश उन्हें देखते हुए अपनी मुट्ठी कस लेता है। तंश मनीषा को देखकर गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेता है। कभी अपनी अमायरा को तंश देखता है तो कभी मनीषा को, नहीं सॉरी, अमायरा कभी तंश को देखती है तो कभी मनीषा को। अमायरा के चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन थे। मनीषा तंश को देखते हुए स्माइली की तरफ देखते हुए, जो बेड पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ हुआ था। उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें अमायरा पर थीं। मनीषा स्माइली के पास जाकर उसके एक हाथ को पकड़ती है। स्माइली अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करती है, मगर मनीषा उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए अमायरा को देखकर बोली, वैसे असली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। भले ही कोई कितना भी प्यार करे, असली माँ असली होती है और पराई माँ पराई। स्माइली जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वह अमायरा को देखकर बोली, मम्मा। अमायरा स्माइली की तरफ बढ़ती है। तभी मनीषा तंश को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर देती है। तंश अपनी मुट्ठी कसते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्टॉप। हमारा अपनी जगह पर रुक गई और तंश को देखने लगी। तंश अपनी गहरी आंखों से हमारा को आंखों में देखते हुए कठोर लहजे में बोला, वाइफी, तुम स्माइली के पास नहीं जा सकती। हमारा हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? मनीषा जवाब देती है, क्योंकि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। तुम जो बनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे कारण ही स्माइली की यह हालत हुई है। वह अस्पताल तक पहुंच गई। हमारा का चेहरा गंभीर हो गया। वह बात सीधा उसके दिल पर लगी थी, क्योंकि वह स्माइली से बहुत प्यार करती थी। उसने अभी भी वह नहीं सोचा था कि स्माइली उसकी बेटी नहीं है, कभी नहीं सोचा। और हमारा गुस्से में मनीषा से बोली, बुआ जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं? स्माइली मेरी बेटी जैसी है। मनीषा बीच में ही रोकते बोली, बेटी जैसी है लेकिन बेटी तो नहीं है ना। कौन सा तुम्हारा और उसका खून का एक है। अभी तुम उसे इतना प्यार दे रही हो, फ्यूचर में जब तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम उसे टॉर्चर करोगी और उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगी। हमारा को भी गुस्सा आने लगा। वह अपना पेशेंस बनाए रखते हुए बोली, बुआ जी, स्माइली के सामने मैं हंगामा नहीं करना चाहती, और मैं ऐसा क्यों करूँगी? भले ही मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं स्माइली से बहुत प्यार करती हूँ।
आप मेरे प्यार पर इस तरह शक नहीं कर सकती। इतना कहते ही वह स्माइली की तरफ जाने लगी, लेकिन बीच में ही तंश उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमायरा को अब अजीब लगा। वह मुड़कर तंश को आंखों में देखती है। तंश अमायरा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने कहा ना तुम स्माइली से नहीं मिल सकती। मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं यहाँ सब हैंडल कर लूँगा। अमायरा तंश को घूरते हुए बोली, स्माइली अस्पताल में है और तुम चाहते हो मैं यहाँ से चले जाऊँ? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा हाथ छोड़ो। वह अपना हाथ छुड़ाकर स्माइली के पास जाकर बैठ जाती है। वह जैसे स्माइली के गालों को छूने लगी थी, अचानक तंश उसके ऐसा कह देता है जिसे सुनकर अमायरा रुक जाती है और उसकी मुट्ठी आपस में कस जाती है। अमायरा रुती आवाज़ में तंश से बोली, आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ कहो। तंश अपने हाथ बांधकर कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने जो कहा साफ साफ कहा है। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बेहतर होगा तुम घर वापस जाओ। हमारा हल्का सा मुस्कुराई और उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। वह तंश की बातों को इग्नोर कर देती है और झुककर स्माइली के माथे पर किस करके प्यार से पूछती है, अब क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? स्माइली अमायरा की गोद में जाने के लिए अपने हाथ ऊपर कर देती है। उसके कमज़ोर आवाज़ में कहा, मम्मा स्माइली को आपकी गोद में जाना है। अमायरा उसे प्यार से समझाते हुए बोली, अभी नहीं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, मैं तुम्हें गोद में नहीं ले सकती, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, ओके? स्माइली अपना सिर अच्छे से बच्चे की तरह हाँ में हिला देती है और फिर गुस्से से तंश को देखते बोली, आप मेरी मम्मा को दांत नहीं चकते, स्माइली को भी मम्मा के पाँच लेना है। वह अपने नन्हे हाथों से कस के अमायरा के हाथ को पकड़ लेती है। ठीक उसी वक्त हर्ष भी आ जाता है। हर्ष के चेहरे पे कई एक्सप्रेशन नहीं थे। हर्ष की कठोर नज़र पहले मनीषा पर गई और फिर तंश पर और फिर अमायरा पर और आखिर में स्माइली पर। वह चलते हुए स्माइली के पास जाता है। स्माइली उसे देखकर अमायरा से चिपक जाती है। उसका मुंह बंद जाता है। हर्ष अमायरा को देखते हुए कोल्ड वॉइस में पूछता है, अमायरा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अमायरा हैरानी से कहती है, कैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको बिग ब्रदर? अमायरा हैरान थी। वह सोच रही थी आखिर हो क्या रहा है, ये सभी भाई उसके पीछे क्यों पड़े हैं? पिछले जन्म में भी ये सब उसके साथ नहीं हुआ था। हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, मगर हल्के गुस्से में कहता है, स्माइली के किंडरगार्टन में गार्जियंस के डिटेल्स में मेरा डिटेल्स थी, उसमें मेरा फ़ोन नंबर था, लेकिन तुमने उसे चेंज कर दिया और अपना नंबर डाल दिया। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? स्माइली को एलर्जी हुई, उसकी तबीयत खराब थी। किंडरगार्टन से तुम्हें कॉल आया पर तुमने एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? अमायरा अपने फ़ोन को निकालकर किंडरगार्टन के से हर्ष के सामने करते हुए बोली, बिग ब्रदर मुझे कोई भी कॉल नहीं आया था। मैंने अपनी डिटेल्स इसलिए ऐड करवाई थी कि क्योंकि आपको मिशन पर जाना होता है और आप हर वक्त कॉल रिसीव नहीं कर सकते। तंश को घूरने के बाद हर्ष बस इस बार ऊंची आवाज़ में कहता है, अगर तुम्हें उसकी फिक्र थी तो तुम्हें किंडरगार्टन में आए कॉल को इग्नोर क्यों किया? अमायरा परेशान होकर बोली, मैं आपको बता चुकी हूँ, किंडरगार्टन से कोई भी कॉल नहीं आई मेरे पास। जब मैं कॉलेज से बाहर आई तब पिया स्माइली को लेकर खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि वह स्माइली से मिलने किंडरगार्टन गई थी। उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वह स्माइली को मेरे पास लेकर आ गई, लेकिन स्माइली ने कहा कि उसे पिया ने लीची खिलाई थी जिससे उसे एलर्जी हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता आपको पिया से जाकर सवाल करना चाहिए, ना कि मुझसे सवाल करना चाहिए? हर्ष एक पल के लिए रुक जाता है। वह मुस्कुराया। उसके बाद उसने स्माइली के हाथ को अमायरा के हाथ से अलग करते हुए साफ शब्दों में कहा, शुरू में मुझे लगा था तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र है, मगर यह सब एक नाटक था। क्या है मैं जान सकता हूँ कि किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम स्माइली को इस तरह बदला ले रही हो? क्या यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी तंश से ज़बरदस्ती करवाई गई थी? शुरू में तुम भी तो तंश से शादी नहीं करना चाहती थी। तुमने कई बार इस शादी से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक ही तुम बदल गई और बिन मकसद के तो नहीं हो सकता। आखिर तुम्हारा जिंदल खानदान में आने का मकसद क्या है? पूरे रूम में शांति फैली हुई थी। हर्ष और अमायरा एक दूसरे पर गुस्से में देख रहे थे। मनीषा खुश थी। तंश के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। स्माइली को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। स्माइली बेड से उठते बोली,
डैडी, आप मेरी मम्मा को ऐसे डांट नहीं सकते। मम्मा इस्माइली से बहुत प्यार करती है और पिया आंटी ने इस्माइली को लीची खिलाई थी। हर्ष उसे गुस्से से देखता है पर इस्माइली चुप नहीं होती। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर आगे बोली, आप इस्माइली को दिला नहीं सकते और ना ही इस्माइली की मम्मा को। हर्ष सपाट लहजे में बोला, वह तुम्हारी मम्मा नहीं है। इस्माइली अमायरा के गले लगते हुए गुस्से से बोली, अगर आपने इस्माइली मम्मा को डांटा ना तो इस्माइली दादू को शिकायत कर देगी और वह डैडी नंबर 4 की तरह आपको भी मारेंगे। इस्माइली का इतना हाइपर होता देख अमायरा को उसकी फिक्र होने लगी। वह अमायरा से उसे बेड पर लिटाते हुए बोली, तुम आराम करो, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। बच्चों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए वरना बच्चे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तुम्हें भी बूढ़ा होना है। इस्माइली मुंह बनाते हुए अपना सर ना में हिला देती है। अमायरा हल्का सा मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। वह इन बार फुल एटीट्यूड के साथ हर्ष को देखते बोली, ब्रिक ब्रदर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस्माइली से दूर रहूं तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, मैं किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं हूँ। और तीसरी बात, अब आप चाह सकते हैं मैं इस्माइली का ध्यान रखूँगी और साथ में बुआ जी को भी लेकर जाएं क्योंकि उन्हें देखकर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अमायरा के अंदर इस वक्त सिर्फ गुस्सा ही नहीं भरा था बल्कि एक दर्द भी था जो ऊपर से नॉर्मल लग रही थी पर हर्ष की एक एक बातें सीधा उसके दिल पर लगी थी। लेकिन उसे बचपन से ही अपने इमोशंस छिपाना सिखाया गया था, इसलिए उसने अपने दर्द को बहुत ही आसानी से छुपा लिया। मनीषा इस लड़ाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने मन में कहा, इंटरेस्टिंग, मैंने नहीं सोचा था इतनी जिंदल खानदान टूटेगा। जो मेरा साथ हुआ था हर एक चीज़ का बदला लूँगी मैं सबके कारण ही मैंने अपना पार्टनर खोया था तो मैं इन सबको उसके पार्टनरों के साथ कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इतना कहते ही मनीषा ने अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए अमायरा से कहा, अमायरा, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इस्माइली का ध्यान रखने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हारे जैसे बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है। अमायरा इस बार उंगली दिखाते हुए बोली, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा बोल चुकी हैं? आप बाहर वाला किसे कह रही है? और रही बात शादी की, इतना कहकर हर्ष को गुस्से में देख दिया और आगे कहती है, तो ये मेरा अपना मैटर है, इसमें किसी को भी बोलने की कोई हक नहीं। तंश अचानक अमायरा का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। अमायरा से हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर तंश उसे वार्ड से बाहर ले गया। वह अमायरा को लेकर कॉरिडोर एरिया में जाता है और उसे दीवार पर सटाते हुए गुस्से में बोला, वाइफी, मैंने कहा था ना तुम घर जाओ, तुम इतनी छोटी सी बात को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रही हो? अमायरा हैरानी से बोली, क्या तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? अंदर मुझे इतना कुछ कहा गया और तुम चुपचाप खड़े थे। क्या तुम भी नहीं चाहते कि इस्माइली को मिलूं? क्या तुम्हें भी लगता है कि इस्माइली की यह हालत मेरे कारण हुई है? तंश एक गहरी सांस लेकर बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस मैं ये चाहता हूँ तो इस वक्त तुम घर जाओ और इस मैटर को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। अमायरा हंसते बोली, क्या मैटर हैंडल करोगे? पिया तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तो तुम उससे जाकर क्यों नहीं कुछ पूछते? तुम्हें भी मुझ पर ही शक हो रहा है। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी प्यारी दोस्त ने मेरे खिलाफ या स्माइली के खिलाफ कोई चाल चली होगी ना तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ दूंगी। खुश रहो तुम यहाँ और अपनी प्यारी बुआ और प्यारी दोस्त के साथ। इतना कहते हुए गुस्से से मुड़ी और चली गई। तंश उसे तब तक देखता रहा जब तक अमायरा चली नहीं गई। मनीषा यह सब देख रही थी और बहुत खुश थी। उसके बाद वह भी चली गई। तंश वापस से स्माइली के पास आया और उसने देखा स्माइली गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंक चुकी थी और वो हर्ष पर चिल्ला रही थी। स्माइली तंश को देखते हुए गुस्से से बोली, आप सब गंदे हैं। स्माइली को मम्मा चाहिए। आप सब ने मम्मा को बहुत डांटा है। स्माइली आप सब से शिकायत करेगी दादू छे। हर्ष उसे गोद में लेकर संभालते हुए सख्त लहजे में बोला, चुपचाप मुंह बंद करके बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें बस अपनी मम्मा से कुछ वक्त दूर रहना है, उसके बाद फिर तुमसे उसके साथ रहना है। अभी यह ज़रूरी है।
उसके बाद उसने तंज से कहा, वह हमें लड़ते हुए देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तुम्हें अकेले में अमायरा से बात करके उसे समझाना चाहिए, वरना वह तुम्हें गलत समझेगी। तब तक मैं कोई प्लान बनाकर मनीषा से वह वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ। एक बार हमें सारे सबूत मिल जाएंगे, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस्माइली जो चिल्ला रही थी वह शांत होकर दोनों की बातें सुनने लगी। तंश इस्माइली को गोद में लेता है और उसे आराम से समझाते हुए बोला, वह मुझसे बात नहीं करेगी। डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें उसके पास छोड़ दूंगा और तुम उसे मेरा एक सीक्रेट बताना। याद रहे, ये सीक्रेट तुम किसी और को नहीं बता सकती। इस्माइली मुंह फुलाते बोली, अभी इस्माइली की मम्मा को जब ने डांटा, इस्माइली किसी की बात नहीं मानेगी जब तक आप दोनों चौली नहीं कहते। यह सुनते ही अपना मुंह फेर लेती है, बेड पर बैठ जाती है। तंश उसे दोबारा अपनी गोद में बिठाते हुए इस बार तेज़ आवाज़ में बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम आगे से उसके पास नहीं जा पाओगी। तुम्हें उसके पास जाना है और उसे कहना है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वह रियल नहीं था। हर वक्त मुझ पर नज़र रखी जा रही है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकता। तुम्हें रात के 11 बजे उसे उस जगह पर लेकर आना है जहाँ पर मैं कहूँगा, ओके। स्माइली बहुत गुस्से में थी, उसका चेहरा नीचे था, पर वह डेविल स्माइल करने लगी और मन में बोली, आपने मम्मा को डांटा, अब इस्माइली मम्मा के पास जाएगी तो जरूर, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताएगी और ना ही कुछ जगह पर लाएगी जहाँ पर आपने कहा है। इतना कहकर वह डेविल स्माइल करने लगी, फिर मासूम सा चेहरा बनाकर अपना सर हाँ में हिला देती है। तंश और हर्ष दोनों की राहत की सांस लेते हैं, फिर दोनों से कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर स्माइली हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैरान अमायरा बहुत गुस्से में थी। अस्पताल से बाहर निकलते वह सबसे पहले केवल को कॉल करती है। केवल जैसे ही कॉल रिसीव करता है, अमायरा गुस्से में बोली, सबसे पहले तो तुम अपनी होने वाली बीवी को सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर मुझे दो। मुझे पिया के बारे में सब जानना है, खासकर आज वह स्माइली के किंडरगार्टन कैसे पहुंची। और हाँ, मनीषा जिंदल से असली पेरेंट्स इस वक्त बेंगलुरु में हैं, जाकर उन्हें लेकर आओ। यही नहीं, जिंदल खानदान ने उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी कुछ दिया है। सुना है जिंदल खानदान के 10% शेयर्स उनके नाम है। वह मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, खास कर उसकी कमज़ोरी मुझे जानना है, सब कुछ रात तक मुझे चाहिए। हमारा कॉल कट करते हुए खुद से बोली, इन लोगों को बहुत पछताना होगा, खासकर तुम्हें मिस्टर हस्बैंड। जस्ट वेट एंड वॉच। हमारा एक किक वहीं टेबल पर मारती है, जो वो टेबल टूट कर गिर गई। दूर खड़ी तंश ये देखकर एक कदम पीछे ले लेता है। वो अमायरा के पास नहीं गया। अमायरा के जाने के बाद तंश स्माइली को देखते हुए फिर से पूछता है, तुम माना तो लोगी ना उसे? स्माइली डेविल स्माइल करके बोली, बहुत अच्छी चीज़, लेकिन स्माइली के मन में कुछ और भी चल रहा है। कुछ लोग शुरू से ही तंश और हर्ष पर नज़र रखे थे, वो भी छुपे हुए थे और तंश की हरकतों पर नज़र रख रहे थे। वहीं मनीषा कार ड्राइव करते हुए खुद से बोली, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अमायरा और तंश एक दूसरे से दूर हो जाएं। उसके लिए मुझे वो वीडियो और बाकी सबूत चाहिए जो मैंने कब से छुपा रखे हैं। तंश को पता भी नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में, कहकर वह मुस्कुराई। ऐसे ही रात होती गई और रात के 8 बज रहे थे। रायचंद विला के बाहर एक कार आकर रुकी। ड्राइविंग सीट का डोर ओपन हुआ और स्माइली बाहर उतरी। तंशु से एक लेटर देते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, इसे सिर्फ वाइफी को देना और मैंने जो कुछ भी समझाया है भूलना मत, क्योंकि मैं खुद सामने से उससे बात नहीं कर सकता, ओके। स्माइली हाँ में से हिला देती है और रायचंद विला के अंदर की तरफ भाग जाती है। तंशु से काफ़ी देर तक देखता है, फिर चला जाता है। उसके पीछे अभी भी लोग लगे हुए थे जो छिपकर पीछा कर रहे थे। मिस्टर और मिसेस रायचंद हॉल में थी। स्माइली भागते उनके पास आई और खुश होकर बोली, नानू मम्मा कहाँ हैं? मिस्टर एंड मिसेस रायचंद हैरान थे उसे देखकर, पर मिसेस रायचंद ऊपर की तरफ इशारा करती है। स्माइली उन्हें जल्दी से थैंक यू बोलते हुए उस लेटर को देखने लगी जो तंश ने उसे दिया था। वो डेविल स्माइल करके बोली, चॉली डैडी नंबर बोल, पर मम्मा को चिप स्माइली की है। मैं आपको स्माइली चे मम्मा छीने नहीं दूंगी। अब आप अकेले लो, अपने स्माइली मजे छे मम्मा के छात लेगी।
इतना कहते ही वह उस लेटर को अपनी जेब में छुपा कर रख लेती है। स्माइली दरवाज़ा खुलते अमायरा के रूम में अंदर भाग कर आई। मम्मा मम्मा, स्माइली ने देखा अमायरा बेड पर लेटी और उदास थी। अमायरा स्माइली की आवाज़ सुनकर चौंक गई। वह पलट कर स्माइली को देखती है। उसकी आंखों में ममता नजर आने लगी। वह जल्दी से स्माइली को आकर गले लगा लेती है और उसके गालों पर चूमते बोली, तुम यहाँ पर क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इस तरह भाग कर नहीं आना चाहिए। वो स्माइली को बेड पर बैठा देती है और उसे उसके गले लगकर लेती है। अमायरा स्माइली को मिलने जाने वाली थी, पर उसे नहीं पता था कि स्माइली खुद आ जाएगी। स्माइली उसके अमायरा के गले लगकर रोने लगती है। उसे रोते हुए कहा, मम्मा, डैडी बहुत गंदे हैं। डैडी स्माइली को आपसे नहीं मिलने देना चाहते थे, पर स्माइली लल कल के आ गई। अब हम यहीं पर हमेशा हाथ लेंगे और हम डैडी ढूंढ लेंगे। डैडी नंबर 5। हमारा को यकीन नहीं हो रहा था कि स्माइली जो है लड़कर उसके पास आई है, पर उसके इस तरह रोने से वह उसके झांसे में आ गई और उसका दिल पिघल गया और वो उसके झांसे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि तंश और हर्ष ने उसे कितना मारा हो। अमायरा को हर्ष और तंश पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो उसे गले लगाकर बोली, अब स्माइली अपनी मम्मा के पास ही रहेगी। और सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।